हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। ये उसका कंटिन्यूड पोर्शन है। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इन केस अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप पहले वो देख लें। और लेट्स बिगिन विद द रिमेनिंग पार्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यू आर इजीली एबल टू रीड दिस। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कैश बुक क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, रिसिप्ट्स कहाँ रिकॉर्ड होती है, पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि उसकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड की जाती है, क्यों रिकॉर्ड की जाती है। तो लेट्स इमेजिन आपने कैश बुक बनाई है जिसमें कैश कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है, और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब डेबिट और क्रेडिट दोनों के दोनों कैश बुक में ही लिखने पड़ेंगे, उसको हम ये बोलते हैं कि वो एक कॉन्ट्रा एंट्री है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैश को मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है। 5000 रुपीज की अगर मेरी एंट्री है, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम इशू। ओके, हम ऐसा समझते हैं कि अगर हमने कैश बैंक में जमा किया है तो मेरा कैश इफेक्ट हो रहा है और मेरा बैंक इफेक्ट हो रहा है। तो जब कैश डिपॉजिट किया तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो कैश कॉलम में ये यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी 5000 रुपीज की। किसको दिया है कैश, बैंक को दिया है, तो बाय बैंक लिख दिया। और सी जो है मुझे कहाँ मेंशन करना होता है, एलएफ में। बैंक में जाके देखते हैं तो बैंक में पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। तो बैंक का ये कॉलम है, यहाँ पे मैंने ये 5000 लिख दिया। बैंक को किसने पैसे दिए, कैश ने दिए, तो टू कैश अकाउंट लिख दिया एंड कॉन्ट्रा एंट्री लिख दी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऐसे ही दूसरी एंट्री देखते हैं कि कैश विड्रॉ किया है आपने बैंक से। तो अभी क्या हो रहा है, कैश में पैसा आ रहा है, तो कैश में रिसिप्ट साइड आपने उसको लिख दिया, बैंक में आपने पेमेंट साइड उसको लिख दिया। और यहाँ बैंक का कॉलम यूज हुआ है तो नरेशन में बाय कैश आएगा। यहाँ पे कैश के कॉलम में एंट्री लिखी है तो यहाँ नरेशन में टू बैंक अकाउंट आएगा। और सी तो लिखना ही है। सी इसलिए लिखा जाता है कि आपको समझ में आ जाए कि डबल एंट्री, डुअल एस्पेक्ट दोनों यहीं पे फुलफिल हो गई है, इसलिए किसी और लेजर में हमको इसकी पोस्टिंग नहीं करना है। आई होप दिस कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। और अगर कैश बुक का क्वेश्चन जो भी आता है उसमें कॉन्ट्रा एंट्री आपको आएगी ही आएगी, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें, रिवाइज कर लें। ये कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक का बैलेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि मे बी बैंक ने आपको लोन दे रखा है, मे बी बैंक ने आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, उसके कारण आपका बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन क्या कैश का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, क्या कैश का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? नो, इट कैन नेवर हैपन। आपकी बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में कैश बॉक्स में जितने पैसे रखे हैं आप उससे कम खर्च करोगे या पूरे उतने खर्च कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। लेकिन बैंक में अगर 10,000 ही रुपए रखे हैं, लेकिन बैंक ने आपको 30,000 की और फैसिलिटी दे रखी है, तो 10 आपके खर्च कर सकते हो, 30 जो बैंक ने लोन दिया वो भी खर्च कर सकते हो। तो अगर वो 30 भी यूज कर लिया तो आपका बैंक बैलेंस माइनस में आ जाएगा। I hope it is clear to you कि बैंक बैलेंस कैन बी डेबिट और क्रेडिट, बट कैश बैलेंस कैन नेवर बी क्रेडिट। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आपके दो बैंक्स में अकाउंट है तो दो कॉलम्स बना लीजिए, एज सिंपल एज दैट। तीन बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे तीसरा एक और अकाउंट बना लीजिए, वहां पे आप बैंक 3 लिख दीजिए, यहाँ पे भी उसका एक और कॉलम बन जाएगा, उस पर बैंक 3 लिख देंगे। तो जितने बैंक है उतने आप कॉलम्स बना लीजिए, और जितनी एंट्रीज है जिस बैंक से रिलेटेड है वहां पे एंटर कर दीजिए। कैश से रिलेटेड है, कैश में एंटर कर दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री है कैश और बैंक 1 के बीच में, तो कैश में अगर रिसिप्ट है तो कैश के डेबिट साइड पे लिख दीजिए, बैंक से पेमेंट होगा तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए। ओके फाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको डिस्कस करना है वो है चेक इन हैंड कॉन्सेप्ट। देखिए काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको आज किसी ने चेक दिया, लेकिन आपने अपने ड्रॉर में रख दिया और आप भूल गए, 4 दिन बाद आपको याद आया, तो आप बैंक में तो 4 दिन बाद देंगे। तो जब चेक आया
अगर सेम डे बैंक में पहुंचा दिया तो बैंक को आज ही डेबिट कर दो, लेकिन बैंक में नहीं पहुंचाया, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पहुंचाया, तो तब तक चेक तो रिसीव हो गया, तब तक हम उसको कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? चेक इन हैंड अकाउंट में दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। शाम ने एक चेक पे किया था, कितने रुपए का? 1000 रुपए का। कब दिया था? 1 जनवरी को दिया था। और मैंने सेम डे ही बैंक में अगर जमा कर दिया तो चेक इन हैंड अकाउंट पिक्चर में नहीं आएगा। तो कैश बुक में क्या करूंगी? बैंक में चेक जा रहा है, तो जो बैंक कॉलम है उसकी जो डेबिट साइड है, रिसिप्ट साइड है, उसमें टू शाम लिख दूंगी 1000 रुपए। ठीक है, एंट्री खत्म, कैश बुक में पोस्ट हो गया। लेकिन शाम का चेक आया 1 जनवरी को एंड मैंने 5 जनवरी को डिपॉजिट किया, तो 1 जनवरी को चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करूंगी। चेक इन हैंड एक डमी अकाउंट है, एक न्यू अकाउंट है कि चेक तो आ गया लेकिन अभी बैंक में नहीं गया है, तो एक इंटरमीडिएट अकाउंट खोल लिया जिसका नाम है चेक इन हैंड। उस अकाउंट में डेबिट कर दिया और शाम को क्रेडिट कर दिया, जिससे कि शाम से भी मुझे समझ में आ जाए कि भाई इनसे पेमेंट आ गया और मैं कल उनको दोबारा कॉल करने नहीं बैठूं कि 1000 रुपए का चेक आना था, आपने नहीं दिया। ये एंट्री हो गई। 5 जनवरी को फिर मैं क्या एंट्री करूंगी? जब मैं एक्चुअली बैंक में जा रही हूँ डिपॉजिट करने, तब मैं बैंक में रिसिप्ट साइड पे एंटर करूंगी और चेक इन हैंड को मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो अब क्या हो गया? चेक इन हैंड डेबिट हुआ था, यहाँ पे चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, तब चेक इन हैंड 0 हो गया, नलीफाई हो गया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, शाम का बैलेंस रिड्यूस हो गया। ऑल एंट्रीज आर जस्टिफाइड नाउ। ठीक है, अगर मैं 1 जनवरी को ही बैंक में दिखा देती तो मुझे बैंक का बैलेंस फॉल्स शो होता, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखता 1000 रुपीज से, जबकि वो चेक बैंक में गया ही नहीं है, उसका पेमेंट अभी आना ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे बैंक उस पर एक्शन नहीं लेगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चेक से रिलेटेड एंट्रीज हो सकती है कि मुझे किसी से चेक मिला लेकिन बाद में वो ऑनर नहीं हो पाया, तो उसकी क्या एंट्री होगी? या मैंने किसी को चेक इश्यू किया और वो बाद में डिसऑनर हो गया, उसकी क्या एंट्री होगी? या किसी को मैंने चेक किसी से लिया और वो चेक ही किसी और पार्टी को दे दिया, मैंने एंडोर्समेंट कर दिया, तब क्या एंट्री होगी? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि चेक इशूड टू एक्स, मैंने चेक से पैसे दिए एक्स को, तो एक्स इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो एंट्री ये बन गई एक्स टू बैंक। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होगा, सिंपल ये पास कर देंगे। कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में 1000 लिख देंगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? एक्स लिख देंगे। ठीक है, नॉट एन इश्यू। सपोज प्रेजेंटेशन पे वो पेड नहीं हो पाया, मतलब मेरी बैंक से तो पैसा कम ही नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने कम कर दिया था तो मैं रिवर्स कर दूंगी। यहाँ पे जो एंट्री करी थी एक्स टू बैंक, अब कर दूंगी बैंक टू एक्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। पहले बैंक बैलेंस कम किया था, अब मैंने उसको बढ़ा दिया है क्योंकि उसको पेड ही नहीं हो पाया। और जहां मैंने अब एक्स को डेबिट कर दिया था, मैंने वापस उसको क्रेडिट कर दिया, मींस उसको अभी भी पैसा देना बचा है, ये मेरी बुक्स में अकाउंट फॉर हो गया। तो जब चेक इश्यू हुआ तब ये एंट्री की, जब वो प्रेजेंट पे पेमेंट नहीं हो पाया तो उसका रिवर्सल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर बाय से चेक रिसीव हुआ और मैंने उसको सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो मैंने क्या कहा था? सेम डे जमा कर दिया तो चेक इन हैंड अकाउंट नहीं आएगा पिक्चर में, सीधे सीधे बैंक में पैसा बढ़ा दिया और वाई को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज वाई इज द गिवर ऑफ दैट चेक, तभी एंट्री कर दी। लेकिन बाद में वाई के अकाउंट में पैसा था ही नहीं, तो वो डिसऑनर होके आ गया, तो मैंने जो बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, अब एक्चुअली बैंक का बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं, तो वो एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ बैंक को डेबिट किया था, क्रेडिट कर देंगे, यहाँ वाई को क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो इन केस ऑफ डिसऑनर जो प्रीवियस एंट्री थी उसका रिवर्सल हम कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंडोर्समेंट, जिन बच्चों को एंडोर्समेंट का मीनिंग नहीं पता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे किसी से 10,000 लेने थे, उसने मुझे चेक दे दिया, सपोज वो एक्स था। अब इस 10,000 को मैं अपनी बैंक में डालूं, बैंक से 10,000 मेरे अकाउंट में आएंगे और फिर जिसको मुझे
अगर 5,000 देने 10,000 देने मैं उसको चेक इश्यू करूंगा। लेकिन मैंने क्या करा इजीनेस के लिए, मुझे चेक मिला था एक्स से, वो ही चेक मैंने एंडोर्स कर दिया वाई को, मतलब अब वाई वो पेमेंट एक्स से ले लेगा। ओके, एक्स की बैंक अकाउंट से। तो अभी मैंने क्या कर दिया, गिवर कौन था, एक्स था, एक्स को क्रेडिट कर दिया। रिसीवर ऑफ द चेक कौन था, वाई था, तो वाई को मैंने डेबिट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये एंट्री मेरी बुक्स में पास हो गई। सपोज फ्यूचर में इसका भी कुछ डिसऑनर हो जाता है, मुझे बाद में पता चलता है पेमेंट नहीं हो पाया, मैं इसको भी रिवर्स कर दूंगी, तब मैं कर दूंगी एक्स टू वाई। आई होप ये स्पेशल चेक वाली एंट्रीज, डिसऑनर वाली एंट्रीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि कंप्लीट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि ये सारी एंट्रीज आपको दी हुई है, इसको आपको कैश बुक में एंटर करना है। तो एक एक एंट्री को देखते जाते हैं और उसको पास करते हैं। पहली एंट्री में क्या है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि आपको कैश मिला है 1 लाख रुपीज का, तो रिसिप्ट साइड पे हम एंटर कर देंगे। जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो ओनर है, ओनर जो पैसा देता है उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं, तो हमने ये एंट्री पास कर दी। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा है कि बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, एसबीआई में ओपन कर लिया 10,000 से, तो मुझे इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि एक कॉन्ट्रा एंट्री है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों साइड की एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी, और मुझे सी भी लिखना पड़ेगा। कितने से अकाउंट ओपन हुआ है, 10,000 से, तो बैंक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो बैंक की रिसिप्ट साइड लिखा। कैश क्या है, पे कर रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड पे लिखा। ये डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है, और सी तो मुझे लिखना ही है। ओके, थर्ड एंट्री में देखते हैं क्या हो रहा है। परचेज करिए, एक्स से परचेज किए। अब मुझे वापस क्लिक होना चाहिए कि इसमें ना कैश इफेक्ट हो रहा ना बैंक इफेक्ट हो रहा, तो ये एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अगर केवल कैश बुक का क्वेश्चन है तो उसमें एक नोट लिखना पड़ेगा नीचे कि हम इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू कैश और इट इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। ओके, नेक्स्ट एंट्री है कि हमने एक्स को पेमेंट कर दिया 5800 का, और ये फुल सेटलमेंट है। अब एकदम से क्लिक करना चाहिए कि 200 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, और ये डिस्काउंट मेरा फायदा है कि नुकसान है, मैंने किसी को पैसे दिए और कम दिए, मतलब मेरा फायदा, मतलब मैंने इंजॉय किया डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट मेरी इनकम है, डिस्काउंट को मुझे क्रेडिट करना है। अब एंट्री करूंगी मैं कैश बुक में। कैश बुक में मैंने ये लिख दिया कि इधर एक्स को कितना पैसा दिया, 5800 दिया, एंड जो डिस्काउंट पोर्शन है उसके लिए मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये जर्नल एंट्री मैंने पास कर दी, एक्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों किया ऐसा, ये मेरी इनकम है इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, एंड डिस्काउंट देने वाला कौन था, एक्स था, मैंने एक्स को डेबिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि कैश में सेल्स हो गई है 2000 रुपीज की, सेल्स हुई है, पैसा रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है, डेबिट साइड पे रिसिप्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश कॉलम में एंट्री कर दूंगी मैं ये 2000 रुपीज की। फिर है सैलरी पे की है, सैलरी पे की है, बैंक से पे की है, तो यहाँ पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में बाय सैलरी लिख दूंगी। ओके, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, रिसिप्ट की एंट्री डेबिट साइड पे कर देंगे, बैंक इंटरेस्ट का नाम लिख देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹30, बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसे कम कर दिए, मतलब पेमेंट हो गया 30 रुपीज का, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, टोटल लगा लिया दोनों साइड का, हायर टोटल को इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, हायर साइड में से ये सारे अमाउंट्स माइनस कर दिए, बैलेंस आ गया 86,200 रुपीज का। ऐसे ही बैंक कॉलम के लिए भी कर लेंगे, टोटल लगा दिया, बिगर टोटल को दोनों जगह लिख दिया ये, और लोअर साइड को माइनस करके उसका भी बैलेंस निकाल दिया, और नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में ये बैलेंस को हमने वापस यहाँ पे लिख दिया कि अब इतना इतना बैलेंस बचा है। क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसमें आपको कहा गया है कि आपको लेजर अकाउंट्स भी बनाने, तो ये इसमें जितने भी दूसरे अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं सबके लेजर फॉर्मेट्स खोल लेंगे और सब में एंट्री कर लेंगे। देखते हैं
यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट हुआ है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है, तभी डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट होगी। यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्डिंग थी, यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सेल्स अकाउंट में भी एंट्री कर देंगे हम, ये देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो बनाया है इसमें भी एंट्री कर दी हमने, वहां पे डेबिट हुआ था यहाँ पे क्रेडिट कर दिया हमने। इसके अलावा और कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं हमारे, बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम के अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट साइड पे एंट्री पास कर दी हमने, ठीक है। जो बैंक चार्जेस है वो एक खर्चा है, खर्चे के सारे डेबिट अकाउंट्स होते हैं। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखा था तो यहाँ पे कौन सी साइड लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड पे बैंक चार्जेस लिख देंगे। ऐसे ही सारी एंट्रीज हम कर देंगे। परचेज हमने करी थी, परचेज का जब हमने जो जर्नल एंट्री पास की थी उसके लिए भी हमने लेजर बना दिया कि परचेज अकाउंट में हमने ये एंट्री कर दी, एक्स से जो परचेज की हमने उसकी, इसका एक्स में दूसरा इफेक्ट दे दिया हमने, और जब हमने इसका पेमेंट किया तब हमारे कैश बुक में इफेक्ट आया, वही उसका दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ पे दे दिया। जो डिस्काउंट था वो कैश बुक में नहीं गया था, उसकी अलग से सेपरेट जर्नल एंट्री पास हुई थी, इस जर्नल एंट्री का हमने लेजर में भी इफेक्ट दे दिया, दोनों अकाउंट्स में दे दिया हमने, एक्स में भी दे दिया, और इसके अलावा जो डिस्काउंट अकाउंट बनाया इसमें भी हमने दे दिया। तो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन समझ में आ गया। कैश बुक बनाई, लेजर अकाउंट्स बनाए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाते हैं कि आपके पास सारे लेजर अकाउंट्स है, आपके पास कैश बुक है, बैंक कॉलम है, अब मुझे इससे ट्रायल बैलेंस समझना है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस हम एक एक करके ले आते हैं और सारे लिख देते हैं, जो डेबिट कॉलम है उनको डेबिट में एंटर करते हैं, क्रेडिट वालों को क्रेडिट में एंटर करते हैं। चलिए करके देखते हैं कि हमने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने कैश बुक देखी, कैश बुक के जो मेरे बैलेंस थे कैश का और बैंक का, ये दोनों बैलेंस थे, इन दोनों की एंट्री मैंने ट्रायल बैलेंस में कर दी, ये डेबिट साइड पे मैंने दोनों लिख दिए। सिमिलरली मैंने जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स बनाए थे, कैपिटल अकाउंट बनाया था, इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस 1 लाख है, मैंने इसको भी एंटर कर दिया क्रेडिट साइड पे 1 लाख। ऐसे ही मैंने उसके बाद देखा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा था, परचेज था, ये 6000 डेबिट साइड पे है, ये डेबिट साइड पे मैंने 6000 लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा था, मेरा एक्स था, एक्स तो बैलेंस ही हो गया, 6000 इधर 6000 इधर, तो जीरो है, कहीं कुछ नहीं ले जाना है, तो उसमें मैंने डैश डैश कर दिया। फिर मैंने सेल्स अकाउंट देखा, सेल्स क्रेडिट साइड में 2000 है, सैलरी डेबिट साइड पे 1000 है, ये दोनों एंट्रीज भी मैंने यहाँ पे कर दी। सिमिलरली और भी जितने मेरे अकाउंट्स थे सारे अकाउंट्स की मैंने पोस्टिंग यहाँ पे कर दी, तो मेरा ट्रायल बैलेंस भी बन गया। अब मैं सारे डेबिट आइटम्स को ऐड करूंगी, आंसर यहाँ पे लिख दूंगी, फिर सारे क्रेडिट आइटम्स को ऐड करूंगी, आंसर यहाँ पे लिख दूंगी, ये दोनों बैलेंस सेम आ रहे हैं, मतलब टैली हो रहा है, मतलब कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं करी है, डुअल एस्पेक्ट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करा है, ठीक है। So that's all from my side. Thank you for watching. And if you have liked the video, please hit the like button. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आ रहे हैं तो सारे लेक्चर्स को व्यू करें, ऑल लेक्चर्स आर फ्री, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अपलोड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगर कोचिंग करना है देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच टू मी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9827522482। That's all from my side. Thank you so much. Have a good day. May God bless you. Bye bye.